हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर के 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। हम थर्सडे को चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का माइंड मैप एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी का एक क्रैश कोर्स वीडियो को अपलोड करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एनिमेशन एंड ग्राफिक्स के थ्रू इस वीडियो में, एक न्यू वीडियो में हम देंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 13, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन। हमें पता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मियोसिस में होता है। मियोसिस में दो फेज होते हैं, पहला होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फेज में प्रोफेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है एंड टीलोफेज फर्स्ट होता है। एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज, मियोसिस फर्स्ट का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है और इसी एनाफेज को 5 सब फेजेस में डिवाइड किए गए हैं। प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब फेजेस में डिवाइड किए गए हैं। प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब फेज हैं, पहला हो जाएगा लिप्टोटीन, दूसरा हो जाएगा जाइगोटीन, तीसरा हो जाएगा पैचिटीन, चौथा हो जाएगा डिप्लोटीन और पांचवा हो जाएगा डाई काइनेसिस हो जाएगा। ओके, तो इन सारे फेजेस के बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं। लिप्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मीन्स जो क्रोमोसोम होता है वो थ्रेड लाइक होता है, उसमें कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो थिक हो जाता है, क्रोमोसोम थिक एंड विजिबल हो जाता है। ये प्रोसेस लिप्टोटीन में ही शुरू हो जाता है। जाइगोटीन के बारे में मैं बता दूं, जाइगोटीन में ही पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। अब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है ये मैं बता दूं। हमें पता है कि किसी भी अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें 2n नंबर ऑफ सेट होंगे, दैट इज n+n होता है, यानी कि n के 2 सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जिस टाइप के क्रोमोसोम इसमें होंगे, सेम उसी मॉर्फोलॉजी के क्रोमोसोम इस सेट में भी होंगे। तो ये जो सेट, दो अलग अलग सेट हैं, इनमें से जो कॉमन क्रोमोसोम होता है उनके बीच में पेयरिंग होता है। तो इस सेट का अगर हम एक क्रोमोसोम ये माने और इस सेट का दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो इन दोनों के बीच में पेयरिंग होता है और पेयरिंग के बाद बाईवैलेंट फॉर्म हो जाता है। ये एक क्रोमोसोम हुआ और ये हुआ दूसरा क्रोमोसोम। ये प्रोसेस जाइगोटीन में ही होता है। तो ये हमारा, इस स्ट्रक्चर को हम बाईवैलेंट बोलते हैं। ये बाईवैलेंट बना क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से n के 2 सेट होते हैं, एक सेट एंड दूसरा सेट। और दोनों सेट में से जो कॉमन क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि सेम टाइप के जो क्रोमोसोम होते हैं, कॉमन बोलना गलत होगा, सेम टाइप के जो क्रोमोसोम होते हैं जिनके मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर सेम टाइप के होते हैं, उन दोनों क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो जाता है। बीच में यहाँ पे एक प्रोटीन के थ्रू, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसके थ्रू पेयरिंग हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। तो ये कब होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन में होता है। हेंस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। अभी हम लोगों ने देखा मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन था, जाइगोटीन था, पैचिटीन था, डिप्लोटीन था एंड डाइकाइनेसिस था। तो इस हिसाब से हमने अभी लिप्टोटीन और जाइगोटीन के दो फेजेस के बारे में, दो सब फेजेस के बारे में, फंक्शन को हमने बता दिया है। अब हम पैचिटीन के बारे में देखते हैं। तो पैचिटीन में, हमारे जाइगोटीन में ही बाईवैलेंट का फॉर्मेशन हो चुका था, तो पैचिटीन में उसी बाईवैलेंट के बीच में, ये जो दो क्रोमोसोम के बीच में बाईवैलेंट फॉर्म होता है, इन्हें हम इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और इस एक क्रोमोसोम में ये जो दो क्रोमैटिड है, इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ये वाला और ये वाला आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है एंड ये वाला आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, और इन दोनों को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बाईवैलेंट बोलते हैं और दूसरा नाम इसी का टेट्राड होता है। टेट्राड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 क्रोमैटिड होते हैं, 1 2 3 4। 4 क्रोमैटिड की वजह से इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राड भी बोलते हैं, इसे हम बाईवैलेंट भी बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि सिस्टर क्रोमैटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंट क्या है। पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है,
ये दो, एक सेट का क्रोमोसोम ये है, दूसरे सेट का क्रोमोसोम ये है। इन दोनों सेट के क्रोमोसोम में जो पेयरिंग हुआ है, ये एक क्रोमोसोम को हम बोलेंगे, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। एंड इनका जो स्ट्रैंड्स है, इस वाले अगर हम एक क्रोमोसोम का देखें तो इसका ये पहला स्ट्रैंड और ये वाला दूसरा स्ट्रैंड, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ये वाला स्ट्रैंड एंड ये वाला स्ट्रैंड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं। और बाकी जो ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। ओके, हेंस हम लोगों ने देखा कि मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में से पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो बाईवैलेंट फॉर्म होता है। उस बाईवैलेंट में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ से ओवरलैप करते हैं एंड इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। अगर दोनों क्रोमोसोम को मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। अगर एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है तो जो रिज़ल्ट होगा उसका होगा एक क्रोमोसोम ये हो जाएगा, जिसमें कि दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा पार्ट, मींस इसमें जो बाकी का पार्ट उसका आ जाएगा, ये हो जाएगा। एंड दूसरा क्रोमोसोम हो जाएगा ये क्रोमोसोम, इसमें भी उसका पार्ट एक्सचेंज होके आ जाएगा। क्रॉसिंग ओवर मींस दोनों पार्ट के बीच में रिकॉम्बिनेशन होना, उसके बाद दोनों के जो क्रोमैटिड्स हैं उसमें कुछ पार्ट एक्सचेंज हो जाना, इसी फिनोमिना को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और ये कब होता है? पैचिटीन में होता है। हेंस क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, तो क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में हो रहा था? होमोलोगस क्रोमोसोम। या फिर तो क्वेश्चन अगर ऑप्शन में होता कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम तो सही हो जाता, पर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो ये ऑप्शन जब गलत है तो ऑप्शन में लिखा है 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो एक 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एक क्रोमैटिड ये है, दूसरा क्रोमैटिड ये है, तो इन दोनों के बीच में पेयरिंग होता है। हेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग मियोसिस द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस इन। हम लोगों ने देखा मियोसिस में बाईवैलेंट बना था, ये बाईवैलेंट बना था। तो इस बाईवैलेंट में पूछ रहा है कि ये जो सेंट्रोमियर होता है इसका डिवीज़न कब होता है। तो आप लोग देखिए, मियोसिस फर्स्ट में ये दोनों जो क्रोमोसोम आपस में लिंक्ड होते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ये दोनों क्रोमोसोम मियोसिस 1 में सेपरेट हो जाते हैं। मियोसिस 1 के कौन से फेज़ में? एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं, जिसके बाद एक सेल ये बन जाता है एंड एक सेल ये बन जाता है। उसके बाद मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में, फिर से सुनिए ध्यान से, मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में ये सेंट्रोमियर ब्रेक होता है। किसमें? एनाफेज 2 में। मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में ये सेंट्रोमियर दोनों सेल से ब्रेक होगा, जिससे कि 4 सेल बन जाएंगे। तो कौन से फेज में हो रहा है ये? क्रोमैटिड कब टूट रहा है? क्रोमैटिड एनाफेज 2 में टूट रहा है। और ये जो बाईवैलेंट फॉर्म हुआ था वो कब टूट रहा है? वो एनाफेज फर्स्ट में हो रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या है? ड्यूरिंग मियोसिस द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस इन। तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब हो रहा है? सेकेंड एनाफेज, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम इज। तो क्रोमोसोम में दो चीज़ें होती हैं, पहला तो डीएनए तो मस्ट है, क्रोमोसोम में डीएनए होता ही है, एंड दूसरा साथ में प्रोटीन भी होता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोटीन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ओके, हिस्टोन प्रोटीन। तो कोई भी क्रोमोसोम होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में डीएनए एंड प्रोटीन बोथ हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कॉल्चिसिन प्रिवेंट द माइटोसिस ऑफ सेल एट। तो कॉल्चिसिन एक ड्रग है जो कि कौन से फैमिली का है? लिलिएसी फैमिली का है। कॉल्चिसिन एक ड्रग है जो कि प्लांट से आता है, जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, वो प्लांट लिलिएसी फैमिली का होता है। लिलिएसी फैमिली का वो प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम होता है कॉल्चिकम ऑटोमिनेल। कॉल्चिकम, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पर दूसरे जगह पे दिया, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में।
कॉल्चिकम ऑट्युमनेल नाम है उस प्लांट का। इसे आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर में देख भी सकते हैं। तो ये लिलियासी फैमिली का एक प्लांट है जिससे कि कॉल्चिसिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कॉल्चिसिन का फंक्शन क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है। तो आपको पता होगा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कब होता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन मेटाफेज में होता है। माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन मेटाफेज में होता है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर पे जाकर के अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। एंड मेटाफेज में ही यहाँ से स्पिंडल फाइबर आते हैं, मेटाफेज में ही स्पिंडल फाइबर आते हैं। तो जो कॉल्चिसिन होता है वो मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं ये इसी स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को क्या होता है, नहीं होने देता है। तो कॉल्चिसिन किस फेज में, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर को अरेस्ट कर रहा है, हेंस ये मेटाफेज स्टेज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, कॉल्चिसिन प्रिवेंट द माइटोसिस ऑफ सेल एट, तो कौन से फेज में कर रहा है, मेटाफेज में कर रहा है। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को नहीं होने दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन सेल डिवीज़न स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये याद करने वाली बात है कि स्पिंडल फाइबर पहले तो आता किससे, सेंट्रियोल से आता है। सेंट्रियोल से, सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल में होता है, बट ये सेंट्रियोल हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है। लोअर प्लांट में सेंट्रियोल में प्रेजेंट, बट सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन हायर प्लांट। तो सेंट्रियोल प्लांट में एब्सेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रियोल से ही स्पिंडल फाइबर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है स्पिंडल फाइबर कौन से प्रोटीन का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबलिन प्रोटीन, जो आपको याद रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूं, सेंट्रियोल में 9+0 का अरेंजमेंट होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, 9+0 का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन XXXXY इज। तो बार बॉडी के बारे में मैं बता दूं, एमिनो सिंथेसिस प्रोसेस आपने सुना होगा। एमिनो सिंथेसिस रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में 4th चैप्टर में थोड़ा सा दिया है। तो एमिनो सिंथेसिस के थ्रू, अगर पहले हमें पता है कि एमिनो सिंथेसिस के ही थ्रू फीमेल चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करके, अगर चाइल्ड है कोई भी बेबी है, फीटस का सेक्स डिटरमाइन करके अगर वो फीमेल होती थी तो उसका एबॉर्शन करवा दिया जाता था। तो वो पता कैसे चलता था कि फीमेल है या मेल है, तो फीमेल या मेल का पता इसी बार बॉडी के ही थ्रू चलता है। बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 ये बार बॉडी का फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में पहले देख लें कि नंबर ऑफ बार बॉडी कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 4 हैं, तो 4 - 1 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 3। हेंस आंसर ये सही हो जाएगा। अब एमिनो सिंथेसिस में फीमेल चाइल्ड को कैसे फीटस फीमेल है ये कैसे पता करते थे, तो उसमें बार बॉडी ही देखते थे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन 1 होते हैं, जैसे कि हमें पता है फीमेल में XX होता है, तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एमिनो सिंथेसिस के थ्रू उन्हें मोर देन 1 मिलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि फीमेल चाइल्ड है, और लेस देन 1 मिलते हैं अगर 1 मिलते हैं तो इसका मतलब है कि मेल चाइल्ड है। क्यों, क्योंकि मेल में XY होता है। ओके, तो नंबर ऑफ बार बॉडी का इसीलिए फॉर्मूला भी हुआ, नंबर ऑफ बार बॉडी का फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ बार बॉडी का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1 इज। मियोसिस 1 का लॉन्गेस्ट फेज पूछ रहा है। तो हमें पता है मियोसिस 2 फेज में है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट, फर्दर 4 फेज में वही प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ये सब है। तो प्रोफेज फर्स्ट हमें पता है कि प्रोफेज फर्स्ट में कई सारे सब फेजेस है, 5 सब फेजेस हैं। प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब फेजेस हैं, इसलिए प्रोफेज फर्स्ट ही मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, तो प्रोफेज फर्स्ट में क्योंकि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस होता है, हेंस प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिनेप्सिस ऑकर्स इन विच फेज
ऑफ मियोसिस। तो अभी लगभग पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, शायद सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही था, कि सिनेप्सिस जो है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को बोलते हैं, और ये प्रोफेज फर्स्ट में होता है, और प्रोफेज फर्स्ट में भी जो सब फेज है जाइगोटीन। तो सिनेप्सिस किस में होता है? जाइगोटीन में होता है। सिनेप्सिस क्या होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सिनेप्सिस मीन्स होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि जाइगोटीन में होता है। हेंस करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। तो फ्रेंड्स, इस बात को मैंने एक पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में बताया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के, कि जो माइटोसिस होता है वो 2n सेल में भी होता है एंड n सेल में भी होता है। डैट इज़ डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल दोनों में माइटोसिस प्रोसेस होता है। बट जो मियोसिस प्रोसेस होता है वो 2n में ही होता है। n वाले जो हैप्लॉइड सेल हैं उसमें कभी भी माइटोसिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जब रिडक्शन होगा, मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो इसमें जब रिडक्शन होगा तो n बन जाएगा, पर इसमें रिडक्शन होकर n/2 बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेंस जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही हो सकता है। मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में है विच कैन बी मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। तो मियोसिस हमें पता है कि 2n सेल में होगा, तो टैपेटल सेल एंथर में प्रेजेंट होता है जिसकी पोलैरिटी n होती है। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन ग्रेन एंड मेगास्पोर मीन्स एम्ब्रायोसैक, दोनों की पोलैरिटी n होती है। एंड जो स्पोर मदर सेल होता है इसी की पोलैरिटी क्या होती है? 2n होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बता दूं कि जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को हम लोग मियोसाइट बोलते हैं। ओके, जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को हम लोग मियोसाइट बोलते हैं, और गैमीट मदर सेल बोलते हैं। गैमीट मदर सेल में अब स्पोर है तो स्पोर मदर सेल हो जाएगा, एंड अगर मेगा स्पोर है तो मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, क्रोमोसोम कैन बी सीन बेस्ट ड्यूरिंग। क्रोमोसोम कौन से फेज में क्लियरली विजिबल होता है? तो आपको पता है जो माइटोसिस है या फिर तो जो मियोसिस या फिर एम फेज जो है उसमें प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है एंड टीलोफेज होता है। प्रोफेज में ही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है। डेट इज जो क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कंडेंस होकर के थिक एंड विजिबल हो जाता है। तो ये स्टार्ट कब हो जाता है? प्रोफेज में ही स्टार्ट हो जाता है। और प्रोफेज के एंड तक, फिर से सुनिए ध्यान से, लेट प्रोफेज दैट इज प्रोफेज के एंड तक ये कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद मेटाफेज में हम उसकी स्टडी क्लियरली कर सकते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की क्लियर जो स्टडी है, उसके मॉर्फोलॉजी की, उसके नंबर की, इन सारे चीज़ों की स्टडी हम मेटाफेज में क्लियरली कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्रोमोसोम कैन बी सीन बेस्ट ड्यूरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ सेल इफ सोमैटिक सेल हैव 40 क्रोमोसोम। तो हमें पता है सोमैटिक सेल होती हैं जो नॉर्मल सेल होती हैं, जो कि डिप्लॉइड होती हैं, जिनकी पोलैरिटी कितनी होती है? डिप्लॉइड होती है, डैट इज़ 2n होते हैं। और जो गैमीट होते हैं इसकी पोलैरिटी कितनी होती है? n होती है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 2n इक्वल्स टू 14 और हमें n इज इक्वल्स टू पूछा है। n क्या है? इसमें अननोन है। तो हमें n निकालने के लिए यहाँ से 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। हैंस जो गैमेटिक क्रोमोसोम होगा और जो गैमीट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 20 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज क्रोमोसोम आर अरेंज्ड एज इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये मैं बता चुका हूँ कि प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है और प्रोफेज के एंड तक कंडेंसेशन ख़त्म हो जाता है, और मेटाफेज में क्या होता है? अरेंज हो जाता है, जिसको हम लोग मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन इक्वेटोरियल प्लेट इज नोन एज कॉन्जेशन। इस प्रोसेस को कॉन्जेशन बोलते हैं हम। ओके, इस प्रोसेस को कॉन्जेशन बोलते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि माइटोसिस में अगर 2n है पोलैरिटी किसी सेल की, और अगर वो माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है तो उससे बनने वाले सेल भी 2n ही होंगे। दैट इज़
पोलॉइडी उसकी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। पर अगर मियोसिस से बनने वाला सेल है तो 2n से वो मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल फॉर्म करेगा जो कि n एंड n हो जाएगा। तो मियोसिस 1 को ही इसीलिए हम लोग क्या बोले थे, रिडक्शनल डिवीजन बोले थे। मियोसिस 1 को इसीलिए हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोले थे। एंड देन इस सेल का क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। जब सेकेंड मियोसिस होगा इन दोनों सेल का, तो सेकेंड मियोसिस के समय इससे भी हमारा एक सेल बनेगा जो कि n होगा, इससे भी n बनेगा, टोटल 4 सेल ऐसे ही से बन जाएंगे। तो मियोसिस 2 को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। मियोसिस 2 को इसीलिए हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जा रहा है एंड मियोसिस सेकेंड में n से n ही रह जा रहा है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न बोलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में है ड्यूरिंग माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स नो चेंज्ड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोसिस में चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रोसोम हैविंग सेंट्रोमियर इन इट्स मिडिल इज। सेंट्रोमियर मिडिल में बोल रहा है। हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था शेप ऑफ क्रोमोसोम याद करने के लिए। तो ट्रिक था मंडे टू सैटरडे, जिसमें से M इज फॉर था मेटासेंट्रिक एंड S इज फॉर था सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में था। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर था वो एकदम सेंटर में था। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा टर्मिनल हुआ था, एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा और टर्मिनल हो गया था एंड टीलोसेंट्रिक में एकदम ही टर्मिनल हो गया था। तो इसका शेप वी शेप का दिखता है, इसका शेप एल शेप दिखता है, इसका शेप जे एंड इसका आई शेप दिखता है। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या है, क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर इन इट्स मिडिल में है, इट मीन्स कि ये मेटासेंट्रिक होगा एंड ये वी शेप का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय देयर। मेटाफेज में हमें पता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो इक्वेटर पे जाके अरेंज हो जाता है। अगर किसी सेल में अगर हम एक क्रोमोसोम को लेकर दिखाएं तो ये मेटाफेजिक प्लेट बना लेता है या फिर तो इक्वेटोरियल प्लेट। इस प्लेट में जो यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है उसके दोनों साइड में एक डिस्क शेप्ड प्रोटीन होता है जिसे हम लोग काइनेटोकोर प्रोटीन बोलते हैं। एंड यही काइनेटोकोर प्रोटीन से ही, इसी काइनेटोकोर प्रोटीन से ही स्पिंडल फाइबर जा कर के अटैच होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर बाय देयर काइनेटोकोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। तो हमें पता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, गैमीट फॉर्मेशन में जो सेल है वो 2n से n हो जाता है। जो गैमीट की पोलॉइडी होती है वो n होती है, 2n से n हो जाता है। इसलिए गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न होता है। अब मियोसिस में 2 फेज़, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो प्रोफेज फर्स्ट का 5 फर्दर सब फेज़ हो जाएगा, जिसमें कि हमारा थर्ड फेज़ होता है पैचिटीन। और इसी पैचिटीन में ही रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। रिकॉम्बिनेशन मीन्स क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस पैचिटीन में ही होता है एंड क्रॉसिंग ओवर का ही दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन है। एंड हेंस रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन एंड दैट इज व्हाई रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज यूज्ड इन पैचिटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दैट इज मियोसिस सेल डिवीजन के समय द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज प्रोफेज फर्स्ट में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल amount of DNA in cell remain as 4C level if initial amount is denoted as 2C level। हमें पता है S फेज में ही, S फेज के बाद में G2 फेज आता है एंड देन M फेज आता है। S फेज में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं अगर 2n है तो 2n ही रहेगा, पर अगर अमाउंट ऑफ जो DNA है, अगर वो अमाउंट ऑफ DNA 2C है, इनिशियल अमाउंट, इससे पहले वाले स्टेज में अगर 2C है
तो इस स्टेज में वो 4C हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस एस फेज़ में ही होता है और ये 4C जो अमाउंट है वो 4C G2 फेज़ में भी रहता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली एक बात ये है कि ये जो 4C अमाउंट है वो M फेज़ में नहीं होता है। अब ऐसा क्यों, हम देख लेते हैं। M फेज़ में क्योंकि फर्दर कई सारे फेज़ हो जाते हैं, प्रो फेज़, मेटा फेज़, एना फेज़ एंड फाइनली लास्ट में टीलो फेज़ होता है। तो M फेज़ में ये 4 फेज़ हैं। तो M फेज़ के प्रो फेज़ में 4C स्टेज रहता है, सही है। मेटा फेज़ में भी 4C स्टेज रहता है, सही है। पर एना फेज़ में ही जो सेंट्रोमियर होता है, ये जो सेल है इसका जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, ये एनाफेज स्टेज में ही क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। एनाफेज स्टेज में ही ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के हेल्प से उधर इस पोल पे और एक क्रोमोसोम इस पोल पे चला जाता है। तो यहीं से जो अगर इसके बाद टीलोफेज आता है तो इस फेज़ में ही जो 4C लेवल था, जो डीएनए का 4C लेवल था, वो एनाफेज में स्प्लिट होकर के 4C लेवल ओवरऑल सेल में रहता है, पर टीलो फेज में नहीं रहता है। हेंस G2 स्टेज में तो ये नहीं होगा, सॉरी M स्टेज में तो ये नहीं होगा, बट G2 स्टेज में होता है। फिर से आप लोग देख लीजिए, सेल डिवीजन में पहला होता है G1, देन S, देन होता है G2 एंड देन होता है फाइनली M। तो इस फेज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है, तो 2n ही रह जाएगा। अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ जो डीएनए है 2C है, तो इस स्टेज में 4C हो जाता है। G2 स्टेज में भी 4C रह जाता है, पर M स्टेज में 4C नहीं होता है। M स्टेज में 4C नहीं होता है, हेंस करेक्ट आंसर इज G2। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।